आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में 100 साल पुरानी बिल्डिंग गिरने से 12 अफराद हलाक। कर्नाटका के बागी एमएलए के इस्तीफों पर सुप्रीम कोर्ट देगा चाहशुंबे को फैसला। ट्रैफिक कानून तोड़ने पर अब 10 गुना तक ज्यादा कटेगा चालान। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास। किसानों की फलाह को लेकर मरकजी हुकूमत नहीं है संजीदा। लोकसभा में उत्तम कुमार रेड्डी ने बनाया मोदी सरकार को निशाना। केसीआर सिर्फ इंतखाबी सियासत में मसरूफ, अवामी मसाइल नजरअंदाज, शब्बीर अली ने लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। साउथ मुंबई के डोंगरी इलाके में करीब 100 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत गिर जाने से 12 अफराद की मौत हो गई है। यह हादसा सुबह करीब 11:40 पर पेश आया। जेजे हॉस्पिटल के नज़दीक डोंगरी के नाम से जाने जाने वाले इलाके में वाक़े केसरबाई बिल्डिंग का आधा हिस्सा अचानक गिर पड़ा। हादसे के वक्त इमारत में करीब 15 खानदानों के 40 से ज़्यादा अफराद थे। दिन का वक्त होने की वजह से ज़्यादातर मर्द काम पर निकल चुके थे। मकाम हादसा से थोड़ी ही दूर पर डोंगरी पुलिस स्टेशन है, इसीलिए हादसे के फौरी बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में फायर टेंडर्स और एनडीआरएफ ने भी पहुंचकर राहत और बचाव का मोर्चा संभाल लिया, लेकिन हादसे की जगह तंग गलियों में होने की वजह से जेसीबी जैसी भारी मशीनों का पहुंचना मुमकिन नहीं था। इससे बचाव के कामों में काफ़ी दिक्कतें बढ़ गईं। मकामी लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर मलबा हटाने की शुरुआत की तो दबे लोगों को निकाला जा सका। मलबे से निकाले गए जख्मियों को जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदरनशीन उदय सामंत के मुताबिक हादसे में शाम तक 12 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 4 लोगों के ही मारे जाने की बात कन्फर्म की है। मकाम हादसा पर पहुंचे वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की जांच करवाकर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयखुन दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद जाहिर की है। शाम तक 2 बच्चों और 7 खवातीन को मलबे से बाहर निकाला जा चुका था। अभी जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज़ के फंसे होने की संभावना वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने माड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसके लिए उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएगी। अब बात कर्नाटका की। कर्नाटका असेंबली से इस्तीफा दे चुके कर्नाटक के 15 बागी एमएलए के पिटीशन पर मंगल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पीकर रमेश कुमार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से स्टेटस को बनाए रखने के अहकाम को बदलने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि आप पिछले हुक्म में तब्दीली करें ताकि स्पीकर कल यानी चाहशुंबे को इस्तीफे और डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला ले पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया। कोर्ट चाहशुंबा सुबह 10:30 बजे नए अहकाम जारी करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के 16 एमएलए इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे पर फैसला ना लेने पर 15 बागी एमएलए स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक स्टेटस को बनाए रखने का हुक्म दिया था। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने बागी एमएलए के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि कोर्ट सरकार को नहीं कह सकती है कि वो एमएलए के इस्तीफे या उन्हें डिस्क्वालीफाई ठहराने की कार्रवाई कैसे करें। हम इस प्रोसेस में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज याद दिला रहे हैं, पर खुद एमएलए के इस्तीफों पर फैसला नहीं ले रहे हैं। स्पीकर की तरफ से कांग्रेस कायद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा सभी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करार देने की कार्रवाई उनके इस्तीफा से पहले शुरू हो चुकी थी। एमएलए 11 जुलाई को पर्सनली स्पीकर के सामने पेश हुए थे और 4 एमएलए तो आज तक पेश नहीं हुए। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आखिर क्यों एमएलए के मिलने के लिए वक्त मांगने के बावजूद स्पीकर उनसे नहीं मिले और आखिरकार एमएलए को कोर्ट क्यों आना पड़ा। सिंघवी ने कहा कि यह गलत वर्जन है। स्पीकर ने हलफनामे में साफ किया है कि एमएलएज ने कभी मुलाकात के लिए वक्त नहीं मांगा। सीजेआई ने कहा कि हमने किसी भी तरह से स्पीकर को रोका नहीं है। अगर
इस्तीफे वॉलंटरी और सही हैं तो इन पर फैसला होना चाहिए। 6 जुलाई को इस्तीफे कबूल करने या रिजेक्ट करने से किसने रोका था? अब आगे क्या होगा कर्नाटका में? अगर कर्नाटक में स्पीकर छोड़कर एमएलएस की तादाद अगर देखें तो 223 है। अक्सरियत के लिए 112 एमएलएस का सपोर्ट ज़रूरी है। कांग्रेस के 68, जेडीएस के 37 और बीएसपी के 1 एमएलए की मदद से कुमारस्वामी हुकूमत के पास अभी भी 116 एमएलएस हैं, लेकिन 16 एमएलएस बागी होकर असेंबली मेंबरशिप से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर स्पीकर चाशुम्बे को इन बागियों के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं तो हुकूमत को अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 104 एमएलएस की ज़रूरत होगी। हुकूमत के पास 100 का आंकड़ा होगा, जबकि बीजेपी के पास 105 एमएलएस हैं और उसे 2 इंडिपेंडेंट एमएलएस का भी सपोर्ट हासिल है। अब अगर स्पीकर बागियों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो भी ऐवान में जुमेरात को तहरीक एतमाद के दौरान हुकूमत को अक्सरियत साबित करने के लिए 104 का आंकड़ा जुटाना होगा। ये उसके पास नहीं होगा, ऐसे में भी हुकूमत गिर जाएगी। अगर 16 बागी एमएलएस के इस्तीफे मंजूर नहीं होते हैं और वे फ्लोर टेस्ट के दौरान हुकूमत के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो हुकूमत के हक में 100 वोट पड़ेंगे। ये तादाद अक्सरियत के लिए ज़रूरी है। 112 के आंकड़े से ये तादाद अक्सरियत के लिए ज़रूरी 112 के आंकड़े से कम होगी। ऐसे में कुमारस्वामी हुकूमत कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएगी और हुकूमत के खिलाफ वोट करने पर बागियों की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। अब अगर बागी एमएलएस ऐवान से गैर हाजिर होते हैं तो इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस मोशन के समय ऐवान में टोटल स्ट्रेंथ 207 रह जाएगी। अक्सरियत के लिए ज़रूरी आंकड़ा 104 का हो जाएगा, लेकिन बागियों की गैर हाजिरी में हुकूमत के हक में सिर्फ 100 वोट पड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी। अगर कुमारस्वामी सरकार गिर गई, अगर कुमारस्वामी की हुकूमत गिर गई तो बीजेपी गवर्नर वजूभाई वाला से मिलकर हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगी। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी हुकूमत गिर गई तो 3 दिन में रियासत में बीजेपी हुकूमत बना लेंगे। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में सैलाब से हालात बेकाबू हैं। बिहार और असम में हालात बेहद ख़राब हैं। दोनों ही रियासतों में 59 लाख लोग सैलाब की चपेट में हैं। सैलाब से 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जबकि 20,000 लोगों ने रिलीफ कैंप्स में पनाह ले रखी है। बिहार के 13 ज़िलों में से 33 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब की चपेट में हैं। वहीं असम के 28 ज़िलों में सैलाब की वजह से करीब 26 लाख लोग मुतासिर हैं। असम में हालात इतने ख़राब हैं कि रियासती हुकूमत को राहत और बचाव काम के लिए फ़ौज बुलानी पड़ी है। बिहार में सैलाब से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर मेट डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पुरी, नैनीताल और दीगर इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। मध्य प्रदेश के 18 ज़िलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में अगले 6 दिन तक हल्की से तेज़ बारिश होने की पेशकयासी की गई है। असम में सैलाब से मुतासिर इलाकों में लोगों को पीने के पानी तक के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में हैंडपंप कुओं में सैलाब का पानी घुस गया है। रियासत के 28 ज़िलों के 3,181 गांव सैलाब के पानी से घिर गए हैं। रियासत में 90,000 हेक्टेयर पर फैले क्रॉप्स फसलें सैलाब के पानी की चपेट में हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा मवेशी मुतासिर हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। कई ज़िलों में राहत और बचाव के काम के लिए फ़ौज बुलानी पड़ी है। बिहार में सैलाब के पानी से बचने के लिए लोगों को माइग्रेशन करना पड़ रहा है। वहीं राहत और बचाव में देरी से लोगों में गुस्सा भी काफ़ी दिख रहा है। सीतामढ़ी में शहर में सैलाब का पानी घुस गया है। लोग हाईवे, मेन रोड, स्कूल और रेलवे की पटरियों पर तंबू लगाकर जैसे तैसे रह रहे हैं। शिवहर, नॉर्थ चंपारण और पड़ोसी देश नेपाल से सड़क का राब्ता भी टूट गया है। मोतीहारी की भी नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, इज्जर, करनाल और यमुनानगर ज़िले में भी लोगों का बुरा हाल है। पंजाब में आने वाले 4 दिनों में ज़ोरदार बारिश की तवक्को है। उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में नदियों का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट की गैर हाजिरी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान एमपीज़ की गैर मौजूदगी का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। सभी के लिए ज़रूरी है कि वे पार्लियामेंट में मौजूद रहें। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन ड्यूटी से गायब रहने वाले वज़रा की लिस्ट भी मांगी है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इजलास ख़त्म होने के बाद ये जानकारी दी। इस इजलास में होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। जोशी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने एमपीज़ को लोगों से सीधे जुड़ने के अहकाम दिए। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से ये भी यकीनी करने के लिए कहा कि सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा हर शहरी तक पहुँचे।
मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पास हो गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने लंबे वक्त से अटके बिल को ऐवान में पेश करते हुए इसकी खुसूसियात के बारे में बताया। इस बिल का मकसद हिंदुस्तान में सड़क हादसों को कम करना है। इस बिल में ट्रैफिक कवानीन को तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रोविजन है। इसके अलावा इस बिल के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के बनने के प्रोसेस में भी काफ़ी बदलाव आएगा। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल सबसे पहले 2016 में पेश किया गया था, जो राज्यसभा में जाकर अटक गया। इसके बाद ये बिल मोदी सरकार के पहले टर्म में पास नहीं हो पाया। इस बिल में 18 रियासतों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के सजेशंस के साथ स्टैंडिंग कमेटीज की राय भी ली गई है। इस बिल में जुर्माने की रकम को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो सीट बेल्ट ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि पहले बिना हेलमेट पाए जाने पर 100 रुपये का ही जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन अब 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है। वहीं स्पीड लिमिट पार करने पर 500 रुपये की जगह 5000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। इस बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रोविजन है। ऐसे में अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग करता है और अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 2000 रुपये की जगह 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बिल में एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी व्हीकल्स पर खास ध्यान दिया गया है। ऐसे में अगर ये बिल पास हो गया तो एम्बुलेंस को जगह ना देने पर यानी साइड ना देने पर दूसरी गाड़ी वाले को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल को पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हिंदुस्तान में 30% ड्राइविंग लाइसेंसेस फर्जी हैं। इस बिल के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंसेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर कंपलसरी होगा। मौजूदा वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो 10 साल के बाद आपको अपने लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। वहीं 55 साल या उससे ज़्यादा उम्र के शख्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 5 सालों के लिए वैलिड रहेगा। सर, सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैडम, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। ये बिल पिछले लोकसभा के समय पास हुआ था, उसके बाद राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल के संदर्भ में ये जब तैयार हुआ तो सम्माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई, ये कुछ लोगों ने उठाई थी। उस समय यूनुस खान करके जो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे उस समय के, उनके अध्यक्षता में 18 ट्रांसपोर्ट मंत्री राज्यों के, उन्होंने इस बिल को जांचा और उन्हें रिकमेंड किए हुए बिल की कॉपी मुझे दी और वो मैंने फिर पार्लियामेंट में पेश की। पार्लियामेंट में पेश करने के बाद दोनों सदनों के द्वारा आदेश हुआ, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया और जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भी गया, और दोनों कमेटी के रिपोर्ट के बाद फिर मैं राज्यसभा में गया, पर राज्यसभा में उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया। वही सेम बिल आज मैं फिर से एक बार आज सदन में प्रस्तुत किया। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूं, प्रोफेसर सर, आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे जानकारी है कि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण इसमें लेजिस्लेशन करने का अधिकार भारत सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। पर इसमें से मैं आपसे सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिसका आपने उल्लेख किया था उसमें जो स्टेट इसको करना चाहता है वही कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। हर चीज जो है किसी भी प्रकार में इस बिल के द्वारा स्टेट के कोई भी अधिकार हम लेना नहीं चाहते और कोई अधिकार का हस्तक्षेप भी करना नहीं चाहते। सम्मानीय सदस्य ने जो बात रखी, देखो, नई गाड़ी खरीदने के बाद ये गाड़ी का नियम ऐसा है कि वो आरटीओ ऑफिस में ले जानी पड़ती है और वो गाड़ी देखने के बाद आरटीओ ठप्पा लगाकर फिर उस पर रजिस्ट्रेशन करता है। अब मैं इसको बोलना नहीं चाहता कि ये गाड़ी ले जाने में और आने में क्या होता है, तो हमने ये कहा कि डीलर उसका रजिस्टर करेगा और आरटीओ ऑफिस जो करेगा उतना पैसा उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो कोई हमने इसमें ये नहीं किया है कि कोई अधिकार लिया है। दूसरी बात, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहली बात, मैं सब चर्चा के लिए तैयार हूं और आप जो भी बात ध्यान में देंगे सम्मानित सदस्य आप लाकर देंगे, ऐसा होगा उसको सुधार देंगे। डिटेल चर्चा के समय डिबेट कर लेंगे। माननीय सदस्य, सर मैं आपको वही बता रहा हूं
आपके 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने स्वीकृति देने के बाद 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की स्वीकृति लेने के बाद उन्होंने तैयार करके सूचनाओं को स्वीकारते हुए बिल तैयार किया। फिर जॉइंट सिलेक्शन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी दोनों ने 6-6 महीने उसका स्क्रीनिंग किया। मैं थोड़ा सा एक बार फ्रस्ट्रेट भी हुआ हूं, क्योंकि जिसका उल्लेख आपने किया, हमारे यहां हर साल 1.5 लाख मौतें होती है और 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। 30% लाइसेंस बोगस है। एक आदमी दिल्ली में लाइसेंस लेता है, वो जयपुर में जाके लेता है, मुंबई में जाके लेता है, कोई कंट्रोल नहीं है। वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर लाइसेंस किसी देश में मिलता होगा तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको सजा कुछ होती नहीं। लोगों के फोटो ऐसे है कि स्कूटर चलाते समय नंबर प्लेट पे हाथ रखते हैं और पुलिस के सामने देख के आगे जाते हैं, पर चिंता नहीं करता। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं, डर भी नहीं, ऐसी स्थिति है। और ये 50 रुपए और 100 रुपए के फाइन को कोई चिंता भी नहीं करता। इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए, और मैं आपको भी बोल चुका हूं कि ये मेरे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर है, और मैं उसको स्वीकारने में संकोच नहीं करता कि 5 साल मैंने कोशिश करने के बाद में भी केवल 3.5 और 4% एक्सीडेंट कम हुए। एक अपवाद है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु ने 15% लोगों की जान बचाई, कम किया है। और इसलिए तमिलनाडु ने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग करके, और आप सबकी सहमत से, आप सबकी अनुमति से आगे जाएंगे। दूसरी बात नहीं, उसको हर जगह लिखा है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब आप सुन लीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी बात राज्य के ऊपर बंधनकारक नहीं है। मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल देख के आया, जहां डबल डेकर बस और 9 ऑपरेटर चलाते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विस को हम सुधारना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस को लाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत हुई है। कल मैंने इथेनॉल की बाइक का इनॉग्रेट किया, उसको टैक्सी बनाना चाहते हैं। नई नई बातें जो जिसको करना है वो स्वीकार करे, राज्य में नहीं करना है वो नहीं करे। कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं स्टेट का कोई अधिकार हम नहीं लेना चाहते। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप चर्चा करिए। चर्चा में जब भी आपको लगता है, दूसरी बात, मैं आपके साथ बैठता हूं ना, आइदर कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। अगर आप मुझे कन्विंस करें तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं, पर ये लोगों की जान बचाने के लिए इस बिल को अभी तो भी करिए। अदरवाइज देश में इतने बड़े 1.5 लाख लोग मर रहे। मैं भी अपघातग्रस्त हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा था, और मैंने 5 साल सब कोशिश करने के बाद में भी ये बिल नहीं आ पाया। मैं आपको कोई पॉलिटिकलाइज बिल नहीं, मैं आप सबके साथ बैठकर, ये जो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, इसमें आप सदस्य सभी पार्टी के थे। मैं उनके पास गया 2-2, 3-3 मीटिंग में, सेक्रेटरी गए, फिर आपके 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने देखा। इसके बावजूद आप लोग नए चुनकर आए हुए लोग हैं, आप भी लोग हैं, आप जो कहेंगे मेरे साथ बैठिए, मैं आप जो कहेंगे उसको मान्य करने के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में तैयार हूं। इसमें कोई हमारी राजनीति नहीं है, पर लोगों की जान बचाने के लिए इस बिल को आप स्वीकार करें, यही मेरा आपका। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और नलगुंडा के एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का बीजेपी का दावा बेबुनियाद है, और इस साल के मरकजी बजट में इस निशाने को हासिल करने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं पेश किया गया। लोकसभा में आज एग्रीकल्चर डिमांड्स पर बहस का आगाज करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर मशीनरी पर से जीएसटी या तो मुकम्मल बर्खास्त की जाए या फिर उसे सबसे कम स्लैब में रखा जाए। उन्होंने कॉटन पर 6,000 रुपये एमएसपी देने का भी मुतालबा किया और मरकजी हुकूमत से निजामाबाद के किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड कायम करने का भी मुतालबा किया। Honorable Speaker, sir, firstly I wish to thank you for giving me an opportunity to speak on the demands for grants of Agriculture Ministry. It's a matter of great pride for all Indians that from a scenario soon after independence, when India was dependent on imports for both food grains and milk powder, today we are one of the global leaders in production of food grains, milk and horticulture products. Domestic production of food grains went on exponential growth post the Green Revolution. The White Revolution ensured India's preeminent position in milk production, and the Blue Revolution, launched in India during the 7th five-year plan, rapidly increased the production of fish and marine products.
So speaking on the demands of grant for the Agriculture Ministry, through you I would like to ask the government that the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare was expected to spend rupees 75,753 crores in 18-19 as per revised estimates. However, the provisional accounts maintained by the CGA suggest that the ministry's expenditure in 2018-19 was 53,000 crores, which is 22,000 crores less than the revised estimate, a shortfall of 29% from the revised estimate. Sir, through you I wish to request the government to let us know how a 29% shortfall could have taken place in the Agriculture Ministry. So today, the Indian farmer is facing a serious agricultural distress situation, and the position is that every day nearly 30 farmers are committing suicide in India. Despite 65 to 70% of our population directly or indirectly dependent on agriculture, the present government's low priority to agriculture, inadequate support price, inefficient procurement systems, flawed crop insurance mechanism have resulted in the Indian farming community being pushed into an existential crisis. Very sad that we have to discuss farmer suicide. Over the last few years, farmer suicides 11,000, 12,000, 13,000 have been taking place every year. This government, instead of addressing the farmer suicide issue, closed down NCRB from giving data on the farmer suicide after 2016. NCRB was merged into the Bureau of Police Research and Development, and after that, from 2017, there are no authentic figures of farmer suicides available. It shows the wisdom of the government. NCRB was merged with the Bureau of Police Research and Development, and 10 months later, it was demerged. Since then, NCRB has not been giving any data on this. So through you, I'd like to bring to the government notice the worst sufferers in this scenario are the tenant farmers. In states like Telangana, there are 30% tenant farmers, and in the rest of the country, there are 15%. In India today, there are 2.1 crore tenant farmers, and almost all of them have no access to bank institutional finance, so they have to go to money lenders. The PM Kisan Samman Nidhi is not applicable to them. Most of them don't go for crop insurance. And tenant farmers going with high cost lendings and going with commercial crops, when the crop fails, there are a large number of suicides in this. I wish through you to suggest to the government, sir, that in the combined Andhra Pradesh state in 2011 and 12, to give a legal sanctity to the tenant farmers, we had brought in a new law, Licensed Cultivators Act, which made the tenant farmers eligible for institutional finance. Through you, we urge the central government that today, crores of tenant farmers, you have to protect them. If you have to give them a legal sanctity, they have to bring in a law like that so that tenant farmers can be eligible for bank institutional finance. So, doubling of farmers' income. The government promised in its budget. कांग्रेस के सीनियर कायद और तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम से कम एक हफ्ते के लिए असम्बली का एक ख़ास इजलास बुलाए ताकि किसानों, तालीम और अवामी सेहत जैसे अहम मुद्दों पर बहस की जा सके। हुकूमत सीरियस सोचना है कि पीने का पानी और खुशहाली के ऊपर 2-3 दिन की बहस होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे 4 डिमांड्स है।
नंबर 1 डिमांड कि आप 8 दिन असेंबली को बुलाओ, उसमें 2 दिन कम से कम खुश्क साली के ऊपर, ड्राट के ऊपर, फसलों के ऊपर, क्योंकि हमारी आबादी का 60-70% ज़राअत पे मुनहसिर है, तो उन पे बात करिए। उसके बाद है तालीम। आज 4000 स्कूल, सरकारी स्कूल, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम बंद हो गए। उसका कौन जिम्मेदार है? 4000। उस पे आप बुलाओ, क्यों बंद हुआ, किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट की बिल्डिंग की कमी है, टीचरों की कमी है, पीने का वहाँ स्कूल है तो उसके अंदर पूरे फैसिलिटीज है या नहीं है, उस पर बुलाओ। तीसरा है हमारा डिमांड हेल्थ में राजीव आरोग्य मिशन के 17,500 करोड़ देने का है। नहीं देने की वजह से तमाम दवाखानों में बोर्ड लगा दी कि अब कोई राजीव आरोग्य श्री स्कीम नहीं चलेगी क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो बंद हो रही, तो उसके ऊपर समीक्षा होना चाहिए। और चौथा ये है कि राज्यसभा के अंदर सीतारामन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 5 साल के अंदर 1,80,000 करोड़ का कर्जा ली है, और ये कर्जा सिर्फ सरकारी कर्जा है। जो कॉरपोरेशनों के जरिए लिए वो अलग है, बैंक गारंटी का अलग है, बॉन्ड्स का अलग है। ये तमाम आवाम जानना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी जानना चाह रही है, और मेरा डिमांड है आप इस पे व्हाइट पेपर जारी करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रही है सही है गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 180 करोड़ के साथ साथ इसका इंटरेस्ट बता रही कि ये साल आपको 1200 करोड़ रुपया इंटरेस्ट बने हैं। 11,691 करोड़ इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, ये 2018 में। अब 19 में कितना बन रहा है आप अमाउंट? तो इसका एक व्हाइट पेपर के जरिए फाइनेंशियल स्टेटस बताओ। आप रेजिडेंशियल स्कूल की बात कर रहे हैं, मैंने कामारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल का कल मुआयना किया, वो रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिख रहा है, वो हारफन गरीब बच्चों का स्कूल कैसा हो गया। एक बच्चा बाथरूम में गया था, दूसरा बच्चा बॉडीगार्ड कैसा ठहरना, वो नहीं गया था कि नहीं बोलता ठहर ठहर, क्योंकि दरवाजे नहीं है बाथरूमों, लेट्रिन्स को दरवाजे नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं है, बच्चे नहाए नहीं, पूरे मक्खियों से भरा हुआ है, वार्डन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल बरकी है। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट 2007 में 13 करोड़ खर्च करके हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कामारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज के लिए। ये है मेन बिल्डिंग, ये है आपका बच्चों का डॉर्मेटिक यानी हॉस्टल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है प्रिंसिपल्स और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। इतना सिस्टमेटिक, कोई यूनिवर्सिटी दिखती वहाँ बिल्डिंग है तो आप वैसा दिखता है कि कोई यूनिवर्सिटी में आ गए क्या आप। ऐसे बिल्डिंग को कलेक्टर कब्जा करके बैठ गए, कलेक्टर कामारेड्डी, और बच्चे सड़क पे हैं। और ये लीडरों को शर्म नहीं है, टीआरएस के लीडरों को एक को भी, यहाँ लड़ ले रहे कुत्तों के साथ, लेकिन वहां जाकर ये बच्चों को इंसाफ करेंगे। मैं तकरीबन 2 चैनल्स बता भी दिए चैनलों में। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो कलेक्टर ऑफिस हम बच्चों के लिए बनाए थे, वो कलेक्टर ऑफिस में फौरी शिफ्ट किया जाए, कॉलेज स्कूल को, रेजिडेंशियल स्कूल को। अभी आप देखा था तो 5 दिन पहले 30 बच्चे नीलोफर में शरीक हुए, और 8 दिन के अंदर अगर ये गवर्नमेंट सही इंतजाम नहीं करेंगे तो मैं आफ्टर 8 डेज के बाद बच्चों के साथ मैं धरना बैठूंगा, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से पानी नहीं नहाए अंकल, हमें शर्म आ रही बोलने के लिए, हम रेजिडेंशियल स्कूल में भाई उनको पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नहाने का नहीं है, बाथरूम का दरवाजा नहीं है, लेटरिन का दरवाजा नहीं है, आपका किचन नहीं है। और कह रहे हैं कि नासा में गया हमारा बच्चे, नासा में गए, एक बताते बस नासा रेजिडेंशियल। अरे हमने दिया
11 कॉलेज दिए, 11 बिल्डिंग दिए, तुम 200 बोल रहे, एक भी बिल्डिंग नहीं दिए, सब किराए की बिल्डिंगों में चल रहे, कोई क्वालिटी नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो हमारा डिमांड है कि ये चीज़ों होना, और असेंबली के अंदर भी डिमांड कर रहा हूँ कि जो एक खाना मस्जिद होगी एमआईएम वालों का चाहिए, क्योंकि उनका मुस्लिम जमात का होने का दावा करते हैं और केसीआर के बहुत करीब होने का दावा करते हैं। तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ 12% के लिए आप कहाँ तक क्या लड़ेंगे? कल आपको साबित करना पड़ेगा असेंबली में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कहाँ तक है। आपके एक खाना मस्जिद का क्या हुआ? आपका मुस्लिम कल्चरल सेंटर कहाँ है? मेट्रो रेल का अमाउंट कितना रिलीज हुआ, कहाँ तक वर्क चला, कहाँ तक सर्वे कंप्लीट हुआ, ये भी जानना चाह रही है एमआईएम से भी। क्यों आपके पास सरकारी स्कूलें बंद हो गए? हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स आपके 4000 में, उसमें पुराना शहर भी है कि 100 स्कूल बंद हो गए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। कौन जिम्मेदार है? क्या एमपी एमएलए जिम्मेदार नहीं? उसका भी आप भी जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप चीख के बात करके केसीआर के कान आप खुश कर दो और केसीआर इसका जवाब दे के अकबर साहब को कान खुश कर देंगे। ये दोनों के कान खुश नहीं, यहाँ मुसलमान परेशान है, इनको जवाब दो। उनका तालीम, उनका 12% रिजर्वेशन, राज्य आरोग्यश्री, मेट्रो रेल, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट, मूसी क्लीनिंग, ये सब का जवाब देना होगा। वक्फ बोर्ड के अंदर अभी आते आते मुझे खबर मिली कि वो हैसियत जो सीओ आया था वो भी भाग गए। इतना डर खौफ है, ऑफिसर जो आ रहा अंदर हो जा रहा। इतने एनओसीज दिए, वो एनओसीज के पे केस बुक करे, फिर केस क्या है नहीं मालूम। कई कीमती जायदादें चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में ऐलान करे कि हमने सीज कर दी है, वो सीज करे उसे कमरा कहाँ है हमको आज तक नहीं मालूम। कब सीज करे, कब खोल दिए, अगर सीज करे तो क्या मिला? पहाड़ खोदे छुपा मिला। आज हम जो वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग कर रहे हैं, हम 2 तरफ बिल्डिंग हमने खरीदे, ये 20 करोड़ में, ये 5 करोड़ में, और बिल्डिंग बनाए। अब जो बिल्डिंग पे काम होके 12 करोड़ पे खर्च होके आवाज दे रही है आपको केसीआर साहब सलाम अलैकुम, मैं कब तक ऐसा ठहरूं मैं नंगे, मुझे तो कपड़ा पहनाओ और मुझे जल्द से जल्द किराए पे उठाओ ताकि इससे लोग मुसलमान इसका बेनिफिट उठा सके। बिल्डिंग नहीं बन रही तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये गांव में ड्रामा कर रही है एमआईएम और टीआरएस मिलकर। टीआरएस रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया है कि वो सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर के फैसले पर सियासत करना बंद कर दें। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रभाकर ने गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन जमातों की जानिब से नई इमारतों की तामीर के खिलाफ गवर्नर ESL नरसिम्हन से की गई नुमाइंदगी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की अंधी मुखालिफत में रियासत की सियासी जमातें अपने नज़रियात को बालाए ताख रखते हुए मुत्तहिद होकर हुकूमत के फैसलों के खिलाफ अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर से मिलने वाले वफद में कांग्रेस और बीजेपी कायदीन दोनों ही शामिल थे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतें आइंदा 100 साल के लिए तामीर की जा रही हैं। ये दूर अंदेशी के तहत चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है। ये इमारतें चीफ मिनिस्टर की ज़ाती नहीं होंगी, हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की आलीशान तामीर करते हुए एक ही मकाम पर तमाम दफातर को कायम करने का मंसूबा है। फिलवक्त मौजूदा सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों को जगह नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी परेशानी का सामना है। टीआरएस हुकूमत की जानिब से 200 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली नई सेक्रेटेरिएट में तमाम दफातर को एक ही छत तले लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलवक्त सेक्रेटेरिएट से बाहर काम करने वाले महकमों पर हुकूमत सालाना 32 करोड़ रुपए के किराए अदा कर रही है। प्रभाकर ने कहा कि 10 साल पहले हमाजह सेक्रेटेरिएट की तामीर अंजाम दी जाती तो हर साल 32 करोड़ रुपए की रकम की बचत हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इसी रकम से सेक्रेटेरिएट की नई इमारत तामीर की जा सकती थी। टीआरएस रुकने काउंसिल ने कहा कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट में फायर सेफ्टी की भी सहूलत नहीं है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में 1000 करोड़ रुपए मुजस्समों के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अवाम की सहूलियत के लिए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर पर बीजेपी के कायदीन मुखालिफत कर रहे हैं। प्रभाकर ने कहा कि हालिया बरसों में केरला, त्रिपुरा और गोवा में नई असेंबली की इमारतों को तामीर किया गया। गुजरात असेंबली की तज़यीन नौ यानी रेनोवेशन के लिए 131 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी, विप और फ्लोर लीडर्स के लिए मुनासिब चेंबर नहीं है। मौजूदा सेक्रेटेरिएट किसी भी नुक्ते नज़र से मौजूद नहीं है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में असेंबली की इस इमारत को मजबूरी में इस्तेमाल किया गया था।
उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत के तरक्याती कामों से पूरा मुल्क मुतासिर है, लेकिन रियासत की अपोजिशन जमातों को हर तरक्याती काम में कोई ना कोई नुक्स नजर आता है। भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा, हर एक एक्टिविटी को कांग्रेस और उन लोगों का मित्र पक्ष लोग खिलाफ करते ही जा रहा। कालेश्वरम बनाते टाइम में खिलाफ करे, करोड़ एकड़ को पानी दे तो बोले तो खिलाफ करे। आज सेक्रेटेरिएट और असेंबली ये दोनों बनाते बोले तो खिलाफ कर रहे हैं। ये लोगों का एक ही मकसद है, गवर्नमेंट जो भी करना उनको खिलाफ करना, यही मकसद से ये लोग काम कर रहे हैं। मगर ये भी देश में अब तक 4 असेंबली बना हुआ है, त्रिपुरा में, केरला में, गोवा में और उड़ीसा में 4 नया असेंबली बना हुआ है। और सेक्रेटेरिएट भी पूरा फैसिलिटी से सही नहीं है, हर एक फैसिलिटी नहीं है। एक ऑफिस सेक्रेटेरिएट में रहता और एक ऑफिस मलकपेट में रहता, एक ऑफिस सेक्रेटेरिएट में रहता और एक ऑफिस अमीरपेट में रहता। ऐसा 119 ऑफिसेस बाहर है। उसको बनने का हर साल का जो रेंट है 32 करोड़ रुपए उसको बन रहा है। वो पूरा अपन खुद सेक्रेटेरिएट बना लेके 10 साल में अपना खुद का हो जाता, आपका ओन का हो जाता। वो सोच के गवर्नमेंट ने एक अच्छा सेक्रेटेरिएट बनाना, पूरा हैदराबाद में जो भी ऑफिसेस बाहर है वो सबको लाके एक जगह पे लगाना, ये मकसद से काम कर रहे हैं। मगर कांग्रेस और बीजेपी लोग दिल्ली में वो लोग खिलाफ कर लेते एक को एक, बीजेपी और कांग्रेस हैदराबाद में ये तो जुड़े हुए कामा करते हैं। तो ये लोगों को एजेंडा नहीं है, ये लोगों का एक ही एजेंडा है, गवर्नमेंट जो भी करता उसको खिलाफ करने का। तो जरूर ऐसा काम करने वालों को प्रजा क्षेत्र में लोग देख लेते, मगर हम काम करते ही हमारे काम जारी होते ही जाएंगे। ये लोग ऑब्जेक्शन करें तो हम लोग नहीं रुकेंगे। जरूर असेंबली ऑल फैसिलिटी से बनेंगे और सेक्रेटेरिएट भी ऑल फैसिलिटी से अच्छा बनेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं भुखमरी की। दुनिया में भुखमरी और माल न्यूट्रिशन का मसला पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNFAO ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2018 में 82.10 करोड़ यानी 82 करोड़ 10 लाख लोग हर रात भूखे सोने के लिए मजबूर थे। 2017 में उनकी तादाद 81 करोड़ थी। फिलहाल दुनिया के 14 करोड़ 90 लाख बच्चे भूख के मसले से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एनवायरमेंटल चेंजेस और जंग के हालात की वजह से दुनिया में माल न्यूट्रिशन और भुखमरी बढ़ रही है। UN ने निशाना रखा है कि 2030 तक इस मसले को पूरी तरह ख़त्म किया जाए। अफ्रीकी देशों में कुल आबादी के लगभग 20% लोग माल न्यूट्रिशन से मुतासिर हैं, वहीं एशिया में ये 12% हैं। अगर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन मुल्कों की बात करें तो यहाँ कुल आबादी के 7% लोग इस मसले से जूझ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में 8% लोग माल न्यूट्रिशन से मुतासिर हैं। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में 100 साल पुरानी बिल्डिंग गिरने से 12 अफराद हलाक। कर्नाटका के बागी MLAs के इस्तीफों पर सुप्रीम कोर्ट देगा चाहशुम्बे को फैसला। ट्रैफिक कानून तोड़ने पर अब 10 गुना तक ज्यादा कटेगा चालान। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास। किसानों की फलाह को लेकर मरकजी हुकूमत नहीं है संजीदा। लोकसभा में उत्तम कुमार रेड्डी ने बनाया मोदी सरकार को निशाना। KCR सिर्फ इंतखाबी सियासत में मसरूफ, अवामी मसाइल नजरअंदाज, शब्बीर अली ने लगाया इल्जाम। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।